So now we have the very important act called Indian Council Act of 1861. 1861, ठीक है जी, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अब इस इंडियन काउंसिल एक्ट में 3 स्टेज पे हम देखते हैं। पहला, मैं एक एक करके आगे बढ़ते तो वही सही होगा। फर्स्ट, गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें भाई कितना मेंबर, तो देयर वर 6 मेंबर्स। ये सेम एज इट इज़ उतना ही है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया, एज इट इज़ जो पहला था वही चल रहा है ना। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड, लुकिंग एट द लेजिस्लेटिव काउंसिल। व्हाट अबाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल? लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब इंडियन काउंसिल की बात हो रही है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्या कहानी थी? लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमें पता है देयर आर 15 मेंबर्स, है ना, 15 मेंबर्स। तो ये 15 मेंबर्स में सबके सब अंग्रेज थे। ये 15 मेंबर्स में से सबके सब ब्रिटिशर्स थे, दे वर ऑल ब्रिटिशर्स, राइट। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने कहा कि अब इसमें इंडियंस की एंट्री भी अलाउड है। तो अब इस 15 में से 3 मेंबर इंडियन होंगे, इसने कह दिया, ठीक है। तो अब इसमें से 3 इंडियंस हो सकते हैं। अच्छा, और ये सारे के सारे 15 मेंबर इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं? नहीं, दे ऑल आर नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब इंडियंस को भी हम ही उठा के लाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में सोसाइटी चेंज हो रहा था, आपका 1857 का रिवॉल्ट हो चुका है, उसके बाद में सेल्फ गवर्नमेंट, ये सब का डिमांड भी काफ़ी होने लगा। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई ये जो लॉ मेकिंग तो हम अंग्रेज लोग मिल मिलकर बना देते हैं ना, तो भगत सिंह जैसा कोई आदमी छिड़ जाता है, ठीक है। एक काम करते हैं, 2-4 इंडियन को भी लेके आते हैं, तो बोलेंगे तुम्हारा इंडियन भी तो मिलकर ही बनाया है। तो इंडियंस को अब लॉ मेकिंग प्रोसेस में लेके आओ। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई मंगल पांडे जैसा टाइप का आदमी आ गया, ऐसा नहीं आना चाहिए। अपने फेवर वाला इंडियन को ढूंढेंगे और उसी को बना देंगे, तो नॉमिनेट करके लेके आएंगे, ठीक है। सो ऑल दीज मेंबर्स वर नॉमिनेटेड इंक्लूडिंग दीज इंडियंस। ये भी नॉमिनेटेड मेंबर्स था, देयर वर नो इलेक्शन, नॉमिनेटेड, डायरेक्टली उठाएंगे एंड वी विल मेक देम द मेंबर्स, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, अच्छा, ठीक है। सो दीज वर नॉमिनेटेड मेंबर्स। नाउ दीज 15 मेंबर्स को कहा गया था कि देखो, इज देयर एनी रियल रिप्रेजेंटेशन? रिप्रेजेंटेशन तो तब होता है जब पब्लिक चुनकर अपने आदमी को भेजे। अरे आपने अपने ही 2-4 लोगों को मेंबर बना दिया, तो दैट इज नॉट द रियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो दो देयर वर 15 मेंबर्स एंड 3 इंडियंस, आउट ऑफ दिस 15 मेंबर्स देयर वर 3 इंडियंस, बट बिकॉज ऑल वर नॉमिनेटेड मेंबर्स, हैंस वी से देयर वाज नो रियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा, देयर इज नो रियल रिप्रेजेंटेशन। रियल फॉर्म में कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर चल रहा नहीं है, वो कहने के लिए सिर्फ कि रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, मेंबर्स है, राइट। इन लोगों को कहा गया था कि दिस 15 मेंबर्स, और ये इसीलिए क्योंकि इंडियंस ज़्यादा कुछ उछल कूद ना करें, एक्चुअल टारगेट इंडियन के ऊपर है, बट बोलेगा पूरा 15 मेंबर्स को, बोलेगा कि भाई देखो, यू पीपल कैन नॉट आस्क क्वेश्चन, आप आओ हाउस में आओ लॉ बनाने के लिए, लेकिन लॉ बनाने के टाइम पे जैसा भी लॉ बनेगा क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछने का, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ऑल्सो, एक तो क्रॉस क्वेश्चन यू कैन नॉट आस्क, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द पॉलिसी, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। हाउस में आओ, लॉ मेकिंग विधानसभा में आओ, विधायक में, इमेजिन करिए दिल्ली का असेंबली, उसमें आने के लिए तो अलाउ किया, लेकिन यू कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन, जो भी हो रहा है होने दो, चुपचाप देखते रहो। और बाहर हम बोलेंगे कि आपका आदमी भी तो मिलकर बनाया लॉ, ठीक है, लेकिन अंदर हाउस के अंदर का क्या सिनेरियो है, दे वर नॉट अलाउड टू आस्क द क्वेश्चन, दे वर नॉट अलाउड टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और पॉलिसीज, ठीक है। तो यहाँ पर मेंबर तो बना दिया, नॉमिनेटेड मेंबर ही बनाया, बट एक और चीज़ है कि नो क्वेश्चन, कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन, नो क्वेश्चंस मीन्स दे कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन, नो क्रिटिसिज्म, दे कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, डू यू नो हु आर दीज 3 मेंबर्स जो पहली बार नॉमिनेट होकर गए थे? तो ये थे सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, देन राजा ऑफ पटियाला,
राजा ऑफ पटियाला ना, पटियाला ऐसा, देन महाराजा ऑफ बनारस, Banaras. These are the three people who are nominated. The first three people to be nominated to the Legislative Council are these three: Raja of Banaras, Maharaja of Banaras, Raja of Patiala and Sir Dinkar Rao. ठीक है जी। तो ये हो गया आपका लेजिस्लेचर का कहानी। वॉइस रॉय, क्योंकि अभी नया नया वॉइस रॉय अभी थोड़ी टाइम पहले बना है, वॉइस रॉय लोगों के बारे में भी क्लियर कर दिया। भाई वॉइस रॉय क्या करेगा? वॉइस रॉय को कहा कि टेंशन लेने का नहीं, यू विल बी हैविंग अ पावर, ठीक है, यू विल बी हैविंग अ पावर टू आई मीन यू कैन एक्सरसाइज वीटो, अ पावर टू वीटो। वीटो क्या होता है यह मैं आपको फ्यूचर में पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ इतना मानिए, वीटो का मतलब होता है किसी भी होते हुए काम को रोकने का पावर। कुछ भी अगर हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये 3 इंडियन आकर भी उछल कूद मचाकर कुछ उल्टा सुल्टा बिल पास करवा रहा है, वैसे तो हो नहीं पाएगा क्योंकि उन लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, उन लोग ये नहीं कर पाएंगे, क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाएंगे, और वो 3 भी अगर आ रहा है नॉमिनेटेड आदमी, हम अपने ही पहचान वाले को लेकर आएंगे। लेकिन इंडियंस के ऊपर उन लोगों को इतना भी भरोसा नहीं था कि अपने आदमी को अगर आप नॉमिनेट करके ला रहे हो, डिस्पाइट दिस, है ना, if there is any possibility, if there is any such situation where Indians try to manipulate the house and come up with a law that may go against the British Empire, in that case Viceroy will enjoy the power to veto that act. उसके पास पावर होगा, एक ऑर्डर इशू करेगा और पूरे कानून को रुकवा देगा, ठीक है। सो Viceroy can exercise veto, was allowed to exercise veto, ठीक है। वीटो, वीटो को बगल में लिख लीजिएगा नेगेटिव पावर, तो आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा कि इट इज़ अ पावर टू ऑब्स्ट्रक्ट एनी फंक्शनिंग, किसी भी फंक्शनिंग, किसी भी वर्क को रोकने के लिए जिस पावर का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज नथिंग बट अ वीटो पावर, ठीक है। ठीक है जी। तो इसको कहा गया कि भाई आप वीटो पावर एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके अलावा क्या कहा, एंड देन इसे कहा था कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हो। डू यू नो व्हाट इज ऑर्डिनेंस? पहला तो देखिए, वीटो समझिए, ये हाउस है, हाउस में सब अंग्रेज लोग हैं, अपने ब्रिटिशर्स लोग, लेकिन 3 इंडियन आ चुका है। वैसे तो देखिए वो तीनों अपना ही आदमी है, लेकिन फिर भी टेंशन हो रहा है कि है तो इंडियन ही ना, तो 3 इंडियन आ चुका है। और वो इंडियन को भी कहा गया है, सबको बोला है कि आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन फिर भी अगर कहीं हुआ कि कुछ बवाल मचा के लोगों ने कुछ अटपटा सा लॉ पास करवा दिया तो यू विल हैविंग वॉइसरॉय, जो डायरेक्ट सरकार का आदमी आकर बैठा है, वॉइसरॉय विल बी हैविंग अ वीटो पावर टू एक्सरसाइज दैट वीटो एंड ऑब्स्ट्रक्ट दैट वर्क। तो एक होता हुआ काम को रोकेगा। और दूसरा सिचुएशन, समझो हम कुछ एक्सप्लॉयटेटिव लॉ बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि इंडियन आ गया है तो शायद वैसा लॉ को बनने में ये रुकावट डालेगा, हो सकता है। तो एक काम करो, अगर वो नहीं पास कर रहा है तो तुम ऑर्डर इशू करके एक लॉ बना दोगे, उसी को ऑर्डिनेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी उन लोगों को अपने आदमी पे भी भरोसा उतना नहीं हो रहा है, ठीक। तो इसको अब यहाँ पर पावर ग्रांट किया, तो इशू ऑर्डिनेंस। Viceroy will be having the power, authority to issue ordinance, but only during emergency, that too for 6-month period, ठीक है जी। Can issue ordinance, can issue ordinance, और ये ऑर्डिनेंस भी ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी, या सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे आप इश्यू कर सकते हैं, ऐसे इमरजेंसी टाइप सिचुएशन। अच्छा, व्हाट इज इमरजेंसी, ये क्लैरिफाई नहीं किया था, ये क्लियर नहीं किया, वो अपने हिसाब से समझ जाएगा इमरजेंसी है, ठीक है। और जो आप ऐसा लॉ बनाएंगे वो 6 मंथ तक क्लियर रहेगा, दिस विल बी वैलिड फॉर 6 मंथ पीरियड। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 मंथ के बाद फिर से इमरजेंसी समझ के फिर से ऑर्डिनेंस इशू कर देंगे, है ना। सो ऑर्डिनेंस एक लॉ ही होता है, बट टेम्पररी लॉ को ऑर्डिनेंस बोला जाता है। ऑर्डिनेंस का पूरा प्रोविजन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम पार्ट 1 करेंगे, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऑल्सो जब उसी टाइम पर मैं आपको वीटो भी पूरा डिटेल में बताऊंगा, एक पूरा चार्ट फॉर्म में, ठीक है जी। सो प्लस इसको कहा गया कि यू विल बी हैविंग द राइट टू रिजर्व एनी बिल। समझो कोई बिल पास हो गया, तो आप ये भी कर सकते हो कि उस बिल को रिजर्व कर दोगे, वो बिल को इम्प्लीमेंट होने से पहले, लागू होने से पहले, यू विल रिजर्व दिस बिल फॉर द कंसेंट ऑफ द ब्रिटिश क्रॉन। अब वो चले जाएगा ब्रिटेन लॉ में, वो ब्रिटेन वाला सब समझेगा, सोचेगा, राजा वहाँ का, वो वहाँ से अप्रूव करेगा तो ही लागू होगा। तो देखिए 3 चीज़, एक तो पहला वो काम कर रहा है तो रोको, वो नहीं कर रहा है तो अपने से ही कर दो,
और अगर ऐसा हो गया कि उन लोग ने कुछ किया है, तुम और कुछ नहीं कर सकते, तुम रिजर्व करके भी रख दोगे, तो जाके वहाँ रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ वाइसरॉय कैन रिजर्व द बिल, रिजर्व दी। और ये सब इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि आज के टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे प्रोविजन है, इंडियन पॉलिटी में ये सब चीज़ें, हम जब प्रेसिडेंट ये सब पार्लियामेंट जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को ये सारा चीज़ दिखेगा, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड पूरा एक बड़ा सा डिस्कशन ही आने वाला है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, ये सारे हम वीटोज के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, तो लेटर पीरियड में इसके ऊपर बड़ा डिस्कशन आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में ये आया कहाँ से। आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा, क्योंकि आप वीटो पढ़ चुके रहेंगे, ऑर्डिनेंस पढ़ चुके रहेंगे, तो पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वीटो इन इंडिया, है ना, बाई विच द गवर्न वाइसरॉय कुड एक्सरसाइज द वीटो ओवर एनी लॉ एंड ऑल दोज थिंग, ठीक है। सो ही हैड द राइट टू रिजर्व द बिल, रिजर्व द बिल फॉर whom? फॉर द क्राउन, क्राउन के कंसेंट के लिए, फॉर द कंसेंट ऑफ द क्राउन, हैड द अथॉरिटी टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसेंट ऑफ द क्राउन, क्राउन के कंसेंट के लिए अब बिल रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। प्लस अच्छा, और यहां पर एक और चीज लिख लीजिए, ये 15 मेंबर को ये भी बोला था कि भाई बजट के ऊपर कोई डिस्कशन विस्कशन नहीं होएगा, बजट अजट के ऊपर कोई ना आ गया अंदर और बोलेगा कि ये 5,000 रुपया वहाँ का खर्च कर रहा है, 3,000 यहाँ, ऐसा टोका टोकी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। पैसा हम जहाँ उड़ाएंगे उड़ाने दो। तो नो डिस्कशन ऑन बजट, बजट के ऊपर नो डिस्कशन, ठीक है। सो अच्छा, वाइसरॉय के केस में एक और चीज़ याद रख लीजिए, वाइसरॉय को वीटो दिया, ऑर्डिनेंस के लिए बोल दिया, रिजर्व करने के लिए बिल को रिजर्व कर सकते हैं ये भी बोल दिया। इसके अलावा इसको कहा कि भाई you will be having the authority, I mean there will be some of the bill which can be introduced only on the prior consent of the viceroy, viceroy साइन करेगा तो ही वो बिल आएगा, वो साइन ही नहीं करेगा तो बिल ही इंट्रोड्यूस नहीं होगा, पास होना तो दूर की बात है, ठीक है। सो सम ऑफ द बिल रिक्वायर द प्रायर कंसेंट ऑफ द viceroy, सम ऑफ द बिल will require prior consent of viceroy, ठीक है जी। viceroy का prior consent is must for some of the bill to get passed, ठीक है जी। अब एक लास्ट पॉइंट याद रख लीजिए, लास्ट यहां से पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो मतलब मंत्रालय। आज आपको मंत्रालय सिस्टम दिख रहा है ना, ये वाला मंत्रालय, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इज होल्ड बाय दिस पर्सन, फाइनेंस मिनिस्ट्री इज टेकन अप बाय दिस पर्सन, तो इसी को कहा जाता है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो सिस्टम यानी मंत्रालय का सिस्टम की शुरुआत भी इसी एक्ट के थ्रू हुआ। कहा गया कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स होंगे ये अलग अलग मंत्रालय को संभालेंगे, कोई फाइनेंस देखेगा, कोई रेलवे देखेगा, कोई फलाना देखेगा, कोई डिगराना देखेगा, ठीक है। सो पोर्टफोलियो सिस्टम, इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया, introduced portfolio system in India, ठीक है। इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत भी यहीं से हुई। और एक दो और पॉइंट लिख ही लीजिए, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई, इसी के थ्रू इन सम ऑफ द प्रोविंस legislative council was created, a legislative council was created in एक्चुअली 3 प्रोविंस, उस समय 3 प्रोविंस में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट किया गया था, एक था बंगाल, एक था सिंध और एक था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आपका कश्मीर वाला वहाँ का होता है ना इलाका, ये वाले इलाके में, ठीक है। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज क्रिएटेड इन 3 प्रोविंस, एक बंगाल, एक पंजाब और दूसरा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है जी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और यहीं से हम बोलते हैं कि दिस लेड टू स्टार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब तक सेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस था,
शुरुआत के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1858 का जो एक्ट था वहाँ तक सिर्फ एक ही फेज में चल रहा था, वो था सेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ से शुरू हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, स्टार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, स्टार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है जी। सो विद दिस एक्ट वी आर डन विद द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है जी।